So, hello students, welcome to day 25 of your नीट डायरेक्ट क्लासेस। अब बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स पढ़ चुके हैं, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेगुलेशन पढ़ चुके थे हम लोग। अभी हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो जो ब्लड है हमारे पास इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस हैं जिसका ट्रांसपोर्ट करना है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अबाउट 90% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन दी ब्लड, और रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है 3% ये किसके थ्रू होता है, इज कैरिड इज अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू दी प्लाज्मा। तो आपका जो 97% होगा ऑक्सीजन के केस में, 97% ये किसके थ्रू होगा, ये होगा आरबीसी के थ्रू। ठीक है बच्चे, हीमोग्लोबिन के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा, और 0.3% जो होगा बच्चे ये प्लाज्मा के थ्रू होगा। ठीक है बेटा, राइट। एंड नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, वेयर एज 70% ऑफ इट्स कैरिड एज अ बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 में क्या होता है बच्चे, CO2 में 23% जो होता है वो RBC के थ्रू जाता है, कार्बा हीमोग्लोबिन बन जाएगा, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाएगा। 7% जो है ये प्लाज्मा के थ्रू जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और 70% जो होगा एज बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड इन एन इजीली रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है। रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, जिसके साथ कोई चीज़ बाइंड नहीं है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और ये क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है टूट जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अलग हो गया और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन अलग हो गया, है ना। तो 97% जो है ये आपका किसके थ्रू करता है, ये आपका इसके थ्रू जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर अगर हम यहाँ पे सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन क्या कहता है, व्हेन रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन द हीमोग्लोबिन इज सेड टू बी फुल्ली सैचुरेटेड। जब वो देखो, एक हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी के अंदर, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन होते हैं, 4 हीम पार्ट होंगे और उसके साथ ग्लोबिन पार्ट, ग्लोबुलर पार्ट होता है, राइट, इस तरीके से, और इसके साथ बॉन्ड होगा प्रेजेंट, यहाँ पे बॉन्ड लगे होते हैं इसके साथ, है ना। तो यहाँ पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन कितने के साथ बाइंड कर सकता है, 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है बच्चा, तो जब अगर कोई हीमोग्लोबिन के चारों पोर्शन जो हैं वो अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए, तो वो क्या कहते हैं, हम उसको फुल्ली सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है बेटा, व्हेन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन इट इज पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है बच्चे, तो अगर किसी के साथ इफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज बाउंड 2 ऑक्सीजन, अगर 2 ऑक्सीजन बाइंड किया तो 50% सैचुरेशन है ना। एक मॉलिक्यूल में 25%, 2 में 50%, 3 में 75%, और अगर चारों मॉलिक्यूल अगर हो जाए तो 100% सैचुरेशन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज फुली सैचुरेटेड, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, अगर हम एक्स एक्सिस पे डालें और यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देखें, तो देखिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, यहाँ पर ये देखो 25%, 50%, 75%, यहाँ देखिए, है ना, 50% यहाँ पे 25% आ गया, यहाँ पे 50% आ गया, यहाँ पे 75% आ गया, और उसके बाद जब 100% हो जाता है उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
स्टेशनरी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप कितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले आओ, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री है नहीं, हीमोग्लोबिन का कोई बाउंड होगा नहीं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड इन सिस्टमिक आर्टरीज है, यहाँ पे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिखा रहा है एवरेज एट रेस्ट, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर डीऑक्सीनेटेड दिखा रहा है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से सैचुरेशन होता है हमारा 25%, 50%, 75% एंड 100%, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये क्या बताता है ये कर्व? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एंड partial pressure of oxygen at normal body temperature. As PO2 increases, more oxygen combines with hemoglobin. Very important diagram. ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए? देखो बेटा, एक तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर CO2 का डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। पीएच का जो लेवल है वो इंक्रीज रहना चाहिए, बेसिक जितना बेसिक होगा उतना वो है ना, एसिडिक में डिसोसिएशन होता है, राइट। और जो टेम्परेचर है ये भी क्या होना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तब तो ये डिसोसिएशन, ये जो ऑक्सीजन जो है इसके साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, ठीक है बच्चा। तो देखिए फैक्टर्स, अगर हम फैक्टर्स की बात करें अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, तो सबसे पहले आ जाता है एसिडिटी, पीएच। एज एसिडिटी इंक्रीजेज तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेज एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन मोर रेडली फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डिसोशिएट हो जाता है, किससे, हीमोग्लोबिन से, जब एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि पीएच डिक्रीज कर जाएगा। इसी को हम बोर इफेक्ट कहते हैं। क्या है ये, व्हेन पीएच डिक्रीजेज द एंटायर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा एट एनी गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज लेस सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, अ चेंज टर्म्ड एज बोर इफेक्ट, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बोर इफेक्ट, कि जैसे ही पीएच डिक्रीज करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व जो है कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, राइट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अभी आप देखेंगे जरा, ये देखिए यहाँ पर अगर लो पीएच है, ये देखो ये क्या है बच्चा, ये नॉर्मल है ना। यहाँ पर ये वाला जो कर्व है ये नॉर्मल बता रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, तो इस तरीके का कर्व बनेगा। लेकिन अगर आप ब्लड पीएच को लो कर दो तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, और अगर हाई ब्लड पीएच है तो ये इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है बेटा। तो लो ब्लड पीएच का मतलब क्या है, एसिडिक कंडीशन होना चाहिए। नॉर्मल पीएच कितना है, 7.4, इससे कम हो गया तो एसिडिक होगा, तो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना बच्चा। और यहाँ पर ये राइट की तरफ शिफ्ट कर गया, और अगर ब्लड पीएच को बढ़ा दो तो ये हाई ब्लड पीएच पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, एज पीएच डिक्रीजेज और PCO2 increases, the affinity of hemoglobin for oxygen declines, so less oxygen combined with hemoglobin and more is available to the tissue। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या बता रहा है, ये यहाँ पे CO2 का लेवल बता रहा है। अगेन नॉर्मल कंडीशन होगा, तो नॉर्मल कंडीशन अगर है CO2 है तो नॉर्मल ब्लड CO2 में ऐसे करवाएगा नॉर्मल। हाई ब्लड CO2 है तो ये राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और अगर लो ब्लड CO2 है तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पर क्या होगा, शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हो जाएगा बच्चे, ठीक है बेटा। सो दिस इज द, यहीं पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन ऑल्सो डिक्रीज। जब आप लोगों को फीवर होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर है, उस पर कर्व नॉर्मल रहेगा, राइट। लेकिन जैसे ही आपका फीवर बढ़ गया, फीवर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और जो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका जो कर्व है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है,
ठीक है बच्चा, so these are the different factors which affects the oxygen hemoglobin association and dissociation. ठीक है बेटा, so this was all about ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करता है, डिजॉल्व्ड CO2 के फॉर्म में द स्मॉलेस्ट परसेंटेज दैट इज 7% किस में डिजॉल्व हो जाएगा, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होगा। ठीक है, ऑन रीचिंग द लंग्स इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्वेलर एयर एंड इज एक्सहेल्ड। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। कितना परसेंट, 7% ओनली। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना देता है ना, जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा तो ये कितना करेगा, 23%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कार्बामाइनो कंपाउंड बना देगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखो क्या बना देगा, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना देगा। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जब एसोसिएशन होता है तो ये क्या बना देता है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और ये कितना परसेंट होगा, 23% होगा। ठीक है बच्चा, राइट। सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है 70% किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट्स आयंस के थ्रू। ठीक है, क्या होता है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ, जो बॉडी के अंदर वाटर मिला हुआ है, ये मिल जाएगा एक एंजाइम की मदद से, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। और ये कार्बोनिक एसिड क्या बना देता है, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सो दिस एक्सचेंज अभी हम देखेंगे। इसके देखिए हमारे पास दो टिश्यूज़ हैं, एक हमारे पास एल्वुलस है और एक टिश्यू सेल है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो बॉडी टिश्यू के अंदर क्या होता है, हमारा बॉडी टिश्यू ऑक्सीजन लेता है ना। सबसे पहले देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर आएगा सिस्टमिक कैपिलरी वॉल से। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से होता हुआ एक, तो इसका रूट क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना देगा 23%, राइट। दूसरा ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड बनाएगा और ये बाइकार्बोनेट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और हाइड्रोजन आयन आ जाता है। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट्स क्या होता है बच्चे, ये बाहर आ जाता है, यहाँ से ये बाहर आएगा। अब ये देखो, अगर ये बाइकार्बोनेट्स बाहर आना है तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरीन, तो ये क्लोरीन इसकी वजह से अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एक बाइकार्बोनेट HCO3- ये जो है ये बाहर गया और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है बच्चा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखिए क्लोरीन जो है ये अंदर आएगा और HCO3- जो है ये बाहर जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। So for each molecule of bicarbonate, one molecule of chlorine comes inside, influx हो जाता है। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहाँ पर जो ये H+ है, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर देखिए ये हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन करेगा। देखो यहाँ पर, और ये हीमोग्लोबिन बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आएगा, डिसोसिएशन होगा और ऑक्सीजन जो है हमारा टिश्यू ले लेगा। ये किसके अंदर हो रहा है, टिश्यू सेल के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर आप ये एल्वुलस के अंदर देखो तो एल्वुलाई क्या करता है, एल्वुलाई ऑक्सीजन देता है हमारे आरबीसी को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और यहाँ पे H+ आयन बाहर आ गया। अब ये H+ आयन जो है बाइकार्बोनेट्स की मदद से क्या करेगा, उल्टा रिएक्शन चलेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये कार्बोनिक एसिड जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसके, उसमें वाटर एंड CO2 के, उसमें देखो यहाँ पर ये CO2 आ जाएगा। जो कार्बामाइन हीमोग्लोबिन है ये भी CO2 दे देगा, इस रिएक्शन से भी CO2 आ गया और ये सारा CO2 जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आके कैपिलरी पल्मोनरी लीवर कह रहा हूँ, लंग्स के कैपिलरी वॉल से होता हुआ एल्वुलाई में आ जाएगा और ये CO2 जो है एक्सेल्ड आउट हो जाएगा, देखो बाहर चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए
क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे जो ये बाइकार्बोनेट है ये अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये अंदर आएगा तो देखो अब ये उल्टा हो जाएगा, नाउ द क्लोरीन कम्स आउटसाइड, राइट, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है बच्चे, सो दिस इज द क्लोराइड शिफ्ट, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट, फॉर एवरी बाइकार्बोनेट आयंस एक क्लोरीन का एक्सचेंज होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। कहाँ पे होगा, टिश्यू सेल के अंदर होगा। सो दिस इज हाउ द हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन। ठीक है बच्चे, ये देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया गैसियस एक्सचेंज, राइट, ये गैसियस एक्सचेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, एल्वेलाई में क्या होगा और कैपिलरी ब्लड यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज कैसे होगा टिश्यूज़ के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हम पढ़ लिया हम लोगों ने, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया हम लोगों ने, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे टू रीस्टोर द आयोनिक बैलेंस क्लोराइड आयन डिफ्यूजेस फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द एरिथ्रोसाइट। दिस मूवमेंट ऑफ क्लोरीन आयंस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमेनन। इंपॉर्टेंट, very important, very important. So every 100 ml of deoxygenated blood delivers 44 ml of CO2 to the alveoli. Again important line आ गई, कितना CO2 एक्सचेंज करेगा, 44 ml, 100 ml deoxygenated blood के थ्रू। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो every 100 ml of oxygenated blood delivers around 5 ml of oxygen. Very important, PYQ है बच्चा ये आपका। ठीक है, राइट। सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो 3 तरह के रेगुलेशंस होते हैं। पहला आता है न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में क्या प्रेजेंट है, देखो, the group of neurons located in the medulla oblongata and pons varolii act as the respiratory center, which is composed of group of neurons. Hence respiratory center is divided into medullary respiratory center and pons respiratory center. तो सबसे important जो respiration के लिए important है वो कौन सा है, वो है medulla oblongata के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये करता है कंट्रोल किसको, ये कंट्रोल करता है बच्चे रेस्पिरेशन को। 2 पार्ट होते हैं देखिए इस मेडुलर रेस्पिरेटरी सेंटर के, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। वेंट्रल क्या करेगा, इट कॉजेज एक्सपायरेशन लोकेटेड इन टू दी वेंट्रोलेटरल पोर्शन ऑफ मेडुला। और दूसरा क्या होता है, डॉर्सल होता है, इट कॉजेज इंस्पायरेशन, इट इज लोकेटेड इन दी डॉर्सल पोर्शन ऑफ दी मेडुला। ठीक है, और इस मेडुला को, इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो इसको करेगा कंट्रोल पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर। यहाँ पे 2 तरह के सेंटर होते हैं, एक एपनिस्टिक सेंटर होता है, एक नीमोटैक्सिक सेंटर होता है। एपनिस्टिक सेंटर इट कंट्रोल्स द डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, और जो नीमोटैक्सिक है इट फंक्शंस टू लिमिट इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेटेड इन डॉर्सल पार्ट ऑफ पॉन्स वेरोलाई, और ये प्रेजेंट होता है लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स वेरोलाई। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये नाम जो है बच्चे, एपनिस्टिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर, ये इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना बच्चे। तो यहाँ पर ये किसके लिए इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसके लिए, ये एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, है ना, बहुत सारे PYQs आए हुए हैं इसके ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल रेगुलेशन। अगर हम केमिकल रेगुलेशन की बात करें तो इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड H+ आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। Its receptors are located into the carotid bodies, largest number, aortic bodies and in the brain. Carotid bodies का हार्ट के पास, aortic bodies के पास प्रेजेंट होते हैं, are the peripheral chemoreceptors, whereas these located into the brain is called as central chemoreceptors. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा के बगल में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये chemoreceptors क्या करते हैं, central chemoreceptors stimulated by the increase
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्रेन्स एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और पेरीफेरल का काम क्या होता है, इट इज स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन। तो बेसिकली ये किसके बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड इंक्रीज लेवल ऑफ H+ आयन, इन दोनों के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये कंट्रोल करेगा एज अ केमिकल रेगुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन। अब अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं। एस्थमा है, जिसके अंदर डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत आती है। वीजिंग साउंड आता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है किसके अंदर, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर, दिस इज एस्थमा। एलर्जी भी हो सकती है, ये पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो गई, डस्ट से एलर्जी हो गया, जेनेटिकल हो सकता है एस्थमा की प्रॉब्लम, बाय बर्थ भी होता है एस्थमा, राइट, दिस इज एस्थमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू डैमेज्ड इन एल्वियुलर वॉल, किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, धुएं से होता है, जो आप बीड़ी सिगरेट हुक्का, इसकी वजह से जो है ये एम्फाइसीमा होगा। ठीक है, और तीसरा आ जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दिस इज मेनली कॉज ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। कुछ लोग जो हैं जो जॉब करते हैं, जैसे एस्बेस्टस के उसमें फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं, ग्लास में जहाँ पे ब्रेकेज होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के अंदर आ जाता है, और जब वो इनहेल करते हैं तो ये चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं लॉन्ग एक्सपोजर के कारण, है ना, ग्राइंडिंग, पत्थर तोड़ना, या सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स। प्रोटेक्टिव मार्क्स कैन रिड्यूस द रिस्क, अगर हम प्रोटेक्टिव मार्क्स अगर यूज़ करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, व्हाट आर दी मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर CO2, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 23%, है ना, उसके अलावा जो है हम लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मा के थ्रू 7% जाता है और बाइकार्बोनेट के थ्रू 70% जाता है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन कैसे होगा, डायफ्रैगम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे, रिब्स जो है इनलार्ज हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा किसका, थोरेसिक कैविटी का, और इनहेलेशन प्रेशर जो है कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर किसके अंदर, लंग्स की थोरेसिक कैविटी के अंदर, और इनहेलेशन हो जाएगा। रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेटेड होता है ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, कीमो रिसेप्टर्स हैं, न्यूरल है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अभी हमने डिस्कस किया, राइट, कि सिग्मोइडल होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे सैचुरेशन आ जाएगी, जब 100% सैचुरेशन आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, एस शेप हो जाता है, पहले थोड़ा टाइम लेता है, 25%, 50%, 75%, 100%, जब 100% हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो दिस इज सिग्मोइडल, राइट। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं एनसीईआरटी। अब कुछ PYQs देख लेते हैं बच्चा हमारा। AIPMT के अंदर 15 में हमारा क्वेश्चन आया, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन द एल्वुलर वॉल। तो एल्वुलर वॉल के अंदर जो दिक्कत आती है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये होता है एम्फाइसीमा के अंदर, किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये होगा बच्चा, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग, अभी पढ़ा हम लोगों ने, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है, ये क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन है ना। ये देखिए, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, अगर pH का लेवल रिड्यूस हो जाए, है ना, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, तो यस, ये डिक्रीज कर देगा, डिसोशिएट कर देगा हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन कर लिया। और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन देख लिया हमारा नीट 22 में क्या क्वेश्चन आया, अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, कितने ml डिलीवर करता है, तो 5 ml, अभी देखा हम लोगों ने। ठीक है बच्चा, 22 में एक और क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से 22 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कौन सा कंडक्टिंग पार्ट नहीं है, तो इनहेल एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ये है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यस दिस वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशनल क्या होते हैं, जब वो काम करते हैं, है ना, अगर किसी तरीके का अगर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और वो अगर उसमें एक्सपोजर हो जाए अगर, है ना, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या ऑप्शन आना चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पर बॉटुलिज्म नहीं होगा, सिलिकोसिस, सिलिका की वजह से, इसके लॉन्ग एक्सपोजर से सिलिकोसिस हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो दीज आर द सम ऑफ द PYQs इस चैप्टर के बेसिस पे, बाकी क्वेश्चन हम एज अ असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। और किसी तरह का डाउट आएगा बच्चे तो आप पूछेंगे मुझसे, किसमें आप पूछेंगे, डाउट क्लास में, ठीक है बेटा। तो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।